हे एवरीवन, दिस इज स्पीड टाइगर और आज मैं आपके लिए एक नई कॉमिक बुक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। और आज हम जो कॉमिक बुक सीरीज़ शुरू करेंगे वो हमारा पिछली कॉमिक बुक का फॉलोअप है, यानी कि न्यू एवेंजर्स के अगले नेक्स्ट 5 इश्यूज़ तक हमने न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 1 के 10 इश्यूज़ कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने टोटली तकरीबन न्यू एवेंजर्स को बनते हुए देखा। और ख़ास तौर पे हमने जो मेन आर्क इसका था वो था सेंट्री। उसमें हमने देखा कि सेंट्री किस तरह से वापसी लौटा और हमने सेंट्री के बारे में और भी बहुत सारी पुरानी बातें जानी कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। एमा फ्रॉस्ट की मदद से हमने देखा कि किस तरह वॉइड सामने आई है और सारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, जितने भी हीरोज़ हैं सब उससे लड़े और वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए अब उस सीरीज़ के बाद यहाँ से हमने एक नई स्टोरी आर्क की तरफ जाएंगे, जिस स्टोरी आर्क का नाम ही रॉनिन है। तो आप रॉनिन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोरी आर्क किस बारे में होगा। तो इसमें हमें रॉनिन के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि रॉनिन हॉकाई है, यहाँ पे इस वक्त अभी हॉकाई रॉनिन नहीं बना है, वो भी आगे जाके बनेगा। लेकिन अभी हमें ये पता है कि रॉनिन इस वक्त मर चुका है, क्योंकि हमने देखा था एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के इवेंट के बाद कि वो मर गया था। और हाउस ऑफ इवेंट के बाद भी हमने देखा था कि वो मर गया है, कोई हमें नज़र नहीं आया, लेकिन हमें उसका यूनिफॉर्म ज़रूर नज़र आया था एक जगह पर टंगा हुआ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े इवेंट की तरफ ले जाएगी, यानी कि सिविल वॉर, जिसका इवेंट मैं आपके साथ पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये उससे पहले की कहानी है और एवेंजर डिसअसेंबल्ड हाउस ऑफ एम के बाद की कहानी है। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको सिविल वॉर का इवेंट और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको आप बहुत गौर से देखा करें, क्योंकि अब आगे जो बड़े बड़े मेन इवेंट आने वाले हैं उसमें अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर दी तो आप लोग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जितने भी इवेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनको बहुत गौर से देखेगा। और आप बाद में मुझे खुद कमेंट करके बोल रहे होंगे कि यार तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये कॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस स्टोरी आर्क के अंदर 5 इश्यूज़ हैं, तो इसको मैं 3 एपिसोड्स के अंदर करूँगा। पहले एपिसोड के अंदर सिर्फ मैं अपना एक इशू ही कवर करूँगा और बाकी के 2 एपिसोड में 2-2 इशू करके। तो इस तरह हमारे 5 इश्यूज़ जो हैं 3 एपिसोड के अंदर कवर हो जाएंगे। सो गाइस, इस कॉमिक बुक सीरीज़ को शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस कॉमिक बुक सीरीज़ को शुरू करते हैं। इस कॉमिक बुक का स्टार्ट होता है जापान से, ओसाका के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं रॉनिन खड़ा हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे जापानीज़ गुंडे हैं। लेकिन रॉनिन अपने बहुत ज़बरदस्त स्किल से जो है उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करता है। और हम यहाँ पे देखें तो रॉनिन का फाइटिंग स्टाइल जो है एक निंजा फाइटिंग स्टाइल है, एक निंजा की तरह वो लड़ता है। हम देखते हैं रॉनिन सबको मारने के बाद पूछता है कि मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, मुझे वो बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं येस्टरडे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यानी कि इससे एक दिन पहले की बात। और हम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सेंट्रल पार्क के अंदर देखने कि कैप्टन अमेरिका आते हैं मेट मैडॉक से मिलने। मेट मैडॉक का मतलब डेयरडेविल, और कैप्टन अमेरिका को तो आप सब जानते ही हैं। तो हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अप्रोच करते हैं डेयरडेविल की तरफ। तो डेयरडेविल जो है फ़ौरन कैप्टन अमेरिका को पहचान जाता है और बोलता है कि अगर आप मेरे पास इसलिए आएँ कि मैं एवेंजर्स को ज्वाइन कर लूँ तो मेरा आंसर अभी भी वही रहेगा। आपको पता है कि यहाँ पे डेयरडेविल किस बारे में बात कर रहा है, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ को पूरी तरह और गौर से देखा है। तो कैप्टन अमेरिका उससे कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ एक नाम लेते हैं कि हराडा। तो डेयरडेविल की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है कि सिल्वर सुमुराई। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं हाँ, हराडा। और ये वही है जो कि उन 42 पावर्ड क्रिमिनल्स के अंदर था जो कि मैक्सिमम सिक्योरिटी के अंदर थे और जो कि लास्ट मंथ ही हमारी कस्टडी से सब भाग चुके हैं। ये भी उनमें से एक ही था। तो डेयरडेविल पूछता है कि 42 लोग भाग चुके हैं, ओ माय गॉड। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं यही तो मैंने तुमसे कहा था और इसलिए हमने एवेंजर्स बनाने की बात तुमसे करी थी। तो डेयरडेविल बोलता है कैप मेरी बात सुनिए, मैं एवेंजर्स के अंदर। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं वो सब छोड़ो, तुम अभी सिर्फ मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं हराडा जो है उस प्रिजन ब्रेक यानी राफ्ट के प्रिजन ब्रेक से सिर्फ एक दिन पहले ही वहाँ पे लाया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह किए हैं और अपने कज़न वगैरह के साथ कुछ बुरा किया था, इसलिए इसको वहाँ पे लाया गया था। और जब ये सब हुआ था, जब वो प्रिजन ब्रेक हुआ था, तो वहाँ से हराडा फ़ौरन भाग गया था और वो भाग के अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर ये था और उसी रात वो अपने प्राइवेट प्लेन से वापसी जापान भी चले गया। तो डेयरडेविल पूछता है प्लेन, वो किसके प्लेन में वहाँ से गया? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कोई कॉर्पोरेशन थी, लेकिन वो कॉर्पोरेशन असल में नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए थी। तो डेयरडेविल पूछता है हाइड्रा? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं, हाइड्रा नहीं, मुझे जो नाम बताया गया है वो हैंड है। तो डेयरडेविल बोलता है द हैंड, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो याकूज़ा का क्लैन है। एक काम करो, तुम शील्ड के ऊपर ये सब छोड़ दो, ये सब तुम्हारी पहुँच से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। तो डेयरडेविल पूछता है क्यों, तुम शील्ड के ऊपर ये सब क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तुम ये सब खुद क्यों कर रहे हो? तो कैप्टन बोलते हैं कि बस मैं नहीं कर सकता हूँ और हम ये बात यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो डेयरडेविल पूछता है क्या फ्रेंच में इस तरह बोलते हैं जब तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना होता है?
तो कैप्टन बोलते हैं नहीं, मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ कि हम लोग ये बात यहाँ पे खुली हवा में नहीं कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका पूछते चलो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक ग्रुप ऑफ असैसिन्स हमारी कंट्री के अंदर घुसते हैं और वो सिल्वर समुराई को हमारी कंट्री से बाहर उड़ा के ले जाते हैं। तो डेयरडेविल बोलता है मेरा नहीं ख्याल है कि ये काम हैंड का होगा, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा गैस पूछें तो ये यशीदा क्लैन होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जापानीज अंडरवर्ल्ड के अंदर पूरा कंट्रोल जो है यशीदा ग्रुप का है। उस फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास इतना पैसा है कि हमारा विल्सन फिस्क जो है उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा उनके पास है। और हमारा विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन जो है वो सिर्फ इसका ख्वाब ही देख सकता है। और वो बताता है कि यशीदा ग्रुप जो है बहुत पहले आपस में बढ़ चुका है और उनका कोई खास लीडर नहीं है, वो बगैर लीडर के घूम रहे हैं और हम उनके बहुत सारे पिछले लीडर से मुकाबला कर चुके हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि सिल्वर समुराई अब आके इनकी कुर्सी पे बैठ गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक तरह से जापान का किंग पिन है जो कि सारे पॉकेट्स को खुद कंट्रोल करता है, तो मेरे ख्याल से हैंड जो है एक बहुत बड़ा पावर बेस बन चुका है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब आप शील्ड के ऊपर छोड़ दें, ये आपके बस की बात नहीं है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमें इन सब का ख्याल करना पड़ेगा, हमें पता लगाना होगा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे पहले कि ये बात और ज़्यादा आगे बढ़े और कुछ बहुत बड़ा हो। और मुझे जहाँ तक पता है हैंड और जापानीज अंडरवर्ल्ड को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो डेयरडेविल बोलता है कि वुल्वरीन वो भी जानता है। कैप्टन बोलते हैं कि वुल्वरीन अवेलेबल नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कब तक अवेलेबल होगा, क्योंकि वो एक एक्समैन भी है और एक एवेंजर भी है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि वुल्वरीन कब फारिग होगा अपने एक्समैन के कामों से, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, हमें डेयरडेविल की ज़रूरत है। फिर हम यहीं से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जापान के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रॉनिन जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर भागते हुआ उछलता हुआ एक जगह पे जाता है और वहाँ पे जाके कुछ देख रहा है। लेकिन यहीं से हम फिर दोबारा कैप्टन अमेरिका और डेयरडेविल वाली बात पे वापसी आ जाते हैं जो कि कल हुई थी। तो कैप्टन अमेरिका उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि तुमने कहा यशीदा क्लैन जो है बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई नाम नहीं है, वो लोग आपस में बढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा कि अब सिल्वर समुराई वापसी आ चुका है तो अब उसको कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिसकी वजह से उसका नाम अंडरवर्ल्ड के अंदर दोबारा से फेमस हो सके। तो हो सकता है कि इन सब की शुरुआत जापान से ही हो। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमें ये सिर्फ यही पता लगाना है कि उन लोगों का प्लान क्या है और वो लोग किसको टारगेट बनाने वाले हैं। और हाँ, अगर हम सिल्वर समुराई को बार्स के पीछे दोबारा वापसी डाल दें तो ये भी मेरे ख्याल से एक बुरा प्लान नहीं है। तो मैट मैडॉक बोलता है कि डेयरडेविल एवेंजर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो कैप्टन पूछते हैं तो फिर वो आखिरकार हमारे लिए कर क्या सकता है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा इस काम को अंजाम देने के लिए, तो तुम बताओ कि डेयरडेविल हमारी मदद किस तरह से कर सकता है। तो डेयरडेविल बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरे पीछे बहुत सारे टारगेट हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट जान चुकी है कि डेयरडेविल क्या है और तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट जो है अब मेरे पीछे लगी हुई है, उन्होंने मेरे पीछे 6 टास्क फोर्स लगाई हुई है कि मुझे अंदर वो वापसी जेल में डाल सकें। और तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम लोगों को इसमें शामिल करके रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे चक्कर में अगर तुम लोग जेल चले गए तो उन लोगों को जेल के अंदर कौन डालेगा जो जेल से बाहर घूम रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारी गवर्नमेंट मुझे पता है कि कैसी है, वो उन क्रिमिनल्स को जेल में नहीं डालेगी बल्कि वो मुझे जेल में डालेगी, क्योंकि मुझे जेल में डाल के उनको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी। तुम्हें नहीं पता है कि इस वक्त मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ कैप्टन। मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था और मैं अब तुम्हें दोबारा कहूँगा। और कह रहे हैं कि वैसे भी कैप्टन तुम्हारे पास पीटर पार्कर, लूक केज वगैरह तो हैं ही, तुम उनकी मदद क्यों नहीं ले रहे हो। कैप्टन अमेरिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि कैप्टन अमेरिका यूनिफॉर्म मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी कि मैं किस तरह अपनी कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट करूं। चलो लंबी कहानी को छोटा करके बताता हूं कि मैं कैप्टन अमेरिका बनना छोड़ दिया था, मैंने वो यूनिफॉर्म छोड़ दिया था, मैंने एक नया यूनिफॉर्म अपना लिया था जिसका नाम नोमाड था। और मैं उस वक्त जो था किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करता था, मैं सिर्फ बुराई के लिए लड़ता था, ना कि किसी कंट्री के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता था। तो डेयरडेविल पूछता है कि सच में मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो कैप्टन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। और फिर यहीं से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉनिन जो है किसी के घर के अंदर घुसा है और छुप छुप के कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो छुपते छुपते देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जापानीज़ का ग्रुप है और उनके सामने एक समुराई तलवार वगैरह भी है और वो सब आपस में किसी किस्म की मीटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर समुराई खुद खड़ा हुआ होता है और उसका नया यूनिफॉर्म उसके लोग उसको दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ से हम दोबारा यस्टरडे पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं तो डेयरडेविल बोलता है कि कैप्टन तुम्हें पता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, वो सब जानता है जो मैं जानता हूँ और वो सब भी जानता है जिसकी ज़रूरत तुम्हें है। तो कैप्टन बोलता है सच में ऐसा कौन है, क्या तुम हमें उससे मिलवाओगे। वो बोलता है कि वो जो है मेरा हर अंदाज़ जानता है, मुझे अच्छी तरीके से जानता है और जो चीज़ मैं जानता हूँ वो भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है, उसकी भी सेम ट्रेनिंग है, सेम फाइटिंग स्टाइल है, सेम नॉलेज है, हैंड और यशीदा क्लैन के बारे में हर चीज़ हम दोनों में सेम है। तो कैप्टन पूछते हैं क्या तुम्हें उस पर भरोसा है। तो डेयरडेविल बोलता है हाँ बिल्कुल। कैप्टन बोलते हैं क्या मैं उसे जानता हूँ। तो डेयरडेविल बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से तुम उसको नहीं जानते हो। तो कैप्टन पूछते हैं तो वो आखिरकार है कौन। हम यहीं से दोबारा फिर रॉनिन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि हम देखते हैं सिल्वर समुराई के ऊपर नज़र रख रहा होता है और देख रहा होता है सिल्वर समुराई वगैरह लोगों को कि किस तरह से सिल्वर समुराई के लोग उसको एक नई तलवार और एक नया सूट दे रहे हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते इतनी देर में मैडम हाइड्रा जो है वहाँ पे उससे मिलने के लिए आ जाती हैं सिल्वर समुराई से
और ये सारी चीज़ें भी रॉनिन जो है वहाँ पे देख रहा होता है। और मैडम हाइड्रा सीधा आती हैं और सिल्वर समुराई को किस कर लेती हैं। लेकिन हम वहीं देख रहे होते हैं कि रॉनिन जहाँ से ये छुप के सब देख रहा होता है उसके पीछे से बहुत सारे निंजास आ गए होते हैं, मतलब इस वक्त वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं यस्टरडे के ऊपर और हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं होता तो इस मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखता, लेकिन मैं तुम्हारे कंसर्न्स को समझ सकता हूँ। और हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे उसी से मिलने आए हुए हैं जिसकी बात डेयरडेविल कर रहा था कि जो हर चीज़ मेरी तरह जानता है, मेरी तरह लड़ता है, यशीदा के बारे में, क्लैन के बारे में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका खुफिया तौर पे जो है उसको जापान भेजने की तैयारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे सब पता लगा के दो कि वहाँ पे जापान के अंदर क्या हो रहा है, कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, सिल्वर समुराई का क्या प्लान है, वो क्या करने वाला है। और ख़ास तौर पे एक बात बस याद रखना कि जितना हो सके उतने कम लोग मारना, मुझे किलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि रॉनिन के ऊपर बहुत सारे निंजास ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन रॉनिन का फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और उन सारे निंजास से बहुत आसानी से लड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रॉनिन जहाँ पे जब पकड़ा जाता है तो वहाँ से वो पूरी तरह भागने की कोशिश करता है और वहाँ पे उसके पीछे बहुत सारे निंजास पड़ गए होते हैं। रॉनिन बहुत सारे निंजास से लड़ने की कोशिश तो करता है और बहुत सारे उनमें से मारे भी जाते हैं। लेकिन रॉनिन किसी तरह वहाँ पे जो है एक बिल्डिंग के पास आके पहुँचता है जापान के अंदर, जिस बिल्डिंग के ऊपर स्टार्क ही लिखा हुआ होता है। हम देखते हैं रॉनिन जो है वहाँ पे बहुत बुरी हालत में किसी तरह उस बिल्डिंग पे पहुँचता है और हम देखते हैं जब उस बिल्डिंग की दीवार कूद के अंदर चढ़ता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे एवेंजर्स होते हैं, यानी कि न्यू एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह। तो रॉनिन को देख के स्पाइडरमैन वगैरह सब एकदम हैरत में आ जाते हैं और रॉनिन अपनी बुरी हालत में यही बोल रहा होता है कि मेरी बात बहुत गौर से सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने यशीदा फोर्ट्रेस के अंदर घुसने की कोशिश करी और वहाँ पे हराड़ा भी था और वहाँ पे हैंड के लोग भी थे और यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी पार्टनरशिप टाइप की चीज़ लग रही थी और वहाँ पे हाइड्रा के टेररिस्ट भी थे। मैंने मैडम हाइड्रा को वहाँ पे देखा था और वो डेफिनेटली वही थी, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। ये सुन के स्पाइडरमैन एकदम हैरत में पड़ जाता है कि मैडम हाइड्रा यहाँ पे क्या कर रही है। और आयरन मैन बोलता है कि मैडम हाइड्रा जो है 2 महीने से ऑफ ग्रिड है, हमें पता ही नहीं था मैडम हाइड्रा के बारे में कि वो कहाँ है। लूक केज पूछता है कि कैप्टन मुझे माफ़ करिएगा लेकिन ये कौन है, आप हमें बताएंगे। तो कैप्टन रॉनिन से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। रॉनिन उठते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी कैप्टन, मैंने आपको फेल करा। तो लूक केज बोलता है कि तुमने हमें फेल करा, लेकिन किस तरह से, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुमने हमें फेल करा, तुमने तो आके हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और हम देखते हैं कि रॉनिन के ऊपर वो जो है सारे वेपन्स वगैरह से अटैक करना शुरू कर देते हैं निंजास और उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। और रॉनिन वहाँ पे गिरते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप सबको फेल कर दिया। टू बी कंटिन्यूड।